आज हम पढ़ते हैं आपराधिक मानववध और हत्या। ये शरीर के विरुद्ध अपराध में सबसे गंभीर अपराध है। इसमें सजा भी सबसे गंभीर है और ये पहले ही अपराध बताया गया है मानव शरीर के विरुद्ध, चैप्टर नंबर 16। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 16 में, ठीक है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। और मानव शरीर के विरुद्ध अपराध की श्रृंखला में पहला अपराध स्टार्टिंग होता है 299 आपराधिक मानववध। तो आपराधिक मानववध का आप देखिए तो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड। तो देखिए होमो का अर्थ है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, तो होमो का अर्थ होता है मैन, यानी मानव। तो ये धारा सिर्फ उस मामले में लागू होगी जिसमें किसी मानव का वध होता है या किसी मानव को शारीरिक क्षति कारित करके और मृत्यु कारित की जाती है। साइड का अर्थ होता है कट, और कट का अर्थ है मारना या हत्या, ठीक है। और ये जो कल्पा है, कल्पेबल से कल्पा से बना है, जो आपराधिक कार्यों को बताता है। तो अब ये मिलकर बोला आपराधिक मानववध, ठीक है, आपराधिक मानववध। और जो हम कई बार कल्प्रेट कहते हैं, जो अपराध करता है उस व्यक्ति को कल्प्रेट भी कहते हैं। तो ये एक ध्यान रखने की बात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, परंतु अगर ये लिखा है कि आपराधिक मानववध, जब आपराधिक मानववध लिखा है तो इसका मतलब है कि विधिपूर्ण मानववध भी हो सकता है। लॉ में हर चीज अपोजिटिव दोनों चलती है। तो अब विधिपूर्ण मानववध भी हमने पढ़े हैं, जो हम पहले पढ़कर आ गए। विधिपूर्ण मानववध जो जनरल एक्सेप्शन में हमने 76 से लेकर 106 तक पढ़े, ठीक है। और मुख्यतः मैंने ये जरूरी धारा लिखी जिनमें ये मानववध का मैटर आता है। 76, 77, 84, 100, 103 और 106, इनमें जिक्र भी और इलस्ट्रेशन भी मानववध के दिए गए हैं। परंतु चूंकि वो हम अपनी प्रतिरक्षा के तौर पर करते हैं, चूंकि वो जनरल एक्सेप्शन है और विधि के प्राधिकार में रहते हुए विधि ने हमको ये अधिकार दे रखा है, इसलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर अपहानि होने के बाद भी, मानववध होने के बाद भी हमें कोई सजा नहीं दी जाती या करने वाले को कोई सजा नहीं दी जाती, बशर्ते कि वो ये प्रूफ कर दे कि वो इस एक्सेप्शन में आता है, 76 टू 106 के अंतर्गत आता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब अगर अपन देखें तो देखिए, आपराधिक मानववध और हत्या एक ऐसा विषय है कि इस विषय पर रोज नित्य नए जजमेंट आते हैं, रोज नित्य नए रिसर्च होते हैं और इसको जीवन भर समझते रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है, दोनों में बहुत सारी चीज सिमिलरिटी है। एक आदमी मरता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसकी मृत्यु की जाती है, मर जाता है। जो मारता है वो उसको इंटेंशनली मारता है, या उसको पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो मर जाएगा उसके एक्ट से, या फिर वो जानता है, उसको ज्ञान है कि वो मर जाएगा और फिर मार देता है। तो ये दोनों में सेम थिंग होता है, परंतु इनको हम जब पढ़ते हैं और अलग अलग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कि हमको जानना है कि कल्पेबल होमोसाइड क्या है और मर्डर क्या है, और एक हम पढ़ते हैं कि जो हम जब ट्रायल करते हैं उस ट्रायल के लिए पढ़ते हैं कि कौन सा कल्पेबल होमोसाइड है, कौन सा मर्डर है, और या फिर ये सब कुछ होने के बाद भी हमारा अभियुक्त व्यक्ति कैसे बचेगा। तो यदि वो हुआ है तो क्या वो जनरल एक्सेप्शन में आ सकता है। एक अध्ययन ये है। एक अध्ययन हम परीक्षा की दृष्टि से करते हैं कि जब हम सिविल जज, एडीपीओ, एडीजे इसका एग्जाम दें तब हमको इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या जरूरी है और कौन से केस ला है, ये पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो इसमें बिल्कुल लगभग सिमिलरिटी होती है, परंतु थोड़ा सा एक अंतर हो जाता है। वो अंतर भी हम देखेंगे और उस अंतर के केस देखेंगे कि क्या है कि आपराधिक मानववध कब हत्या होगी और हत्या कब आपराधिक मानववध नहीं होगी, बाकी हत्या होगी। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्ट की भाषा पढ़ें। तो उस एक्ट की भाषा में अपन देखें तो अगर कोई व्यक्ति है ना, जो कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध करेगा, यदि वो किसी व्यक्ति को साह से मृत्यु कारित करता है या ये ज्ञान रखते हुए मृत्यु कारित करता है कि उसके कार्य से उसकी मृत्यु कारित होती है या संभावता है कि उसके कार्य से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये उसकी मृत्यु कारित करता है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको एक चार्ट बना दिया। इसमें 3 इलस्ट्रेशन है। एक गड्ढे वाला इलस्ट्रेशन है जिसमें एक रोड पर एक आदमी गड्ढा
खोद देता है, उस पर झाड़ी बिछा देता है, और एक व्यक्ति झाड़ी उस पर से ऐसे चल के जाता है, उसको ये नहीं नॉलेज रहता है कि यहाँ रोड गड्ढे है कि रोड है, वो रोड समझ के चलता और गिर जाता और उसकी मृत्यु हो जाती, तो वो आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। एक झाड़ी वाला उदाहरण है कि एक व्यक्ति झाड़ी में है और दूसरा व्यक्ति उस पर गोली चला देता है, तो जो एक व्यक्ति उसको कहता है कि गोली चलाओ और वो गोली चला देता है, तो जो उत्प्रेरित करता है, भले ही वो कोई अपराध का दोषी ना, जो उत्प्रेरित करता है उसने हत्या के दुष्प्रेरण, आपराधिक मानववध का दुष्प्रेरण किया और इसे यहाँ आपराधिक मानववध का दोषी माना गया है। और एक और उदाहरण है कि मुर्गे में, कि मुर्गे को चुराने, एक तीसरा उदाहरण है मुर्गे वाला, कि मुर्गे को चुराने के लिए गया था, चूंकि उसका मारने का आशय नहीं था परंतु उसका एक्ट इलीगल था, तो उसे क्या माना गया, ठीक है, मृत्यु करना संभव जानता था, तो फिर उसे आपराधिक मानववध में का दोषी इसमें नहीं माना गया। तो ये इलिस्ट्रेशन अभी अपन पूरा पढ़ेंगे, तो एक जनरल आपको मैं एक समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। एक अंगशैथिल वाला है कि अगर कोई रोगी है, अंगशैथिल है, उसको जानते हुए प्रहार किया जाए तो वो उसकी मृत्यु कारित कर देगा, ये माना जाएगा। एक अगर जिस व्यक्ति ने किसी को शारीरिक क्षति कारित किया है और यदि वो कौशलपूर्ण उपचार से उसको बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, तो ये माना जाएगा कि उसी व्यक्ति ने उसकी मृत्यु कारित किया है। और एक गर्भस्थ शिशु है, अगर उसकी मृत्यु अगर कारित की जाती है, अगर वो पूर्ण रूप से गर्भ में रहता है तो वो इस धारा में नहीं आएगा, परंतु उसके शरीर का कोई भाग बाहर आ जाए तो फिर वो इस धारा के अंतर्गत मृत्यु कारित करने की श्रेणी में आएगा। और इसमें सजा आजीवन कारावास पहले पैराग्राफ में सजा है, जिसमें इंटेंशनली अगर किसी व्यक्ति को मारा, और 10 वर्ष तक की सजा दूसरे पैराग्राफ में, जिसमें ज्ञान या संभावना के आधार पर किसी को शारीरिक क्षति कारित किया जिसमें कोई व्यक्ति मार गया। अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं, तो देखिए अब इसके केस सहित हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हम एक्ट की भाषा पढ़ें। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, आपराधिक मानववध में क्या लिखा है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु होना संभव हो, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से, ये जो उस कार्य है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये देखिए आपराधिक मानववध की परिभाषा में उस कार्य को, तो कोई कार्य मैंने लिखा है, उस कार्य को एन एक्ट लिखा है, एन एक्ट क्या लिखा है, एन एक्ट, ठीक है। उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है वह आपराधिक मानववध करता है, ये काम। देखिए परिभाषा बहुत सिंपल है, परिभाषा में 3 शब्द है, आशय, ज्ञान, संभावना। क्या करके कोई कार्य, उससे क्या हो जाएगी, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। साहस है किसी की मृत्यु कारित करना, ज्ञान रखते हुए ऐसे कार्य करना जिससे मृत्यु कारित हो जाए, ऐसे कार्य करना जिससे संभावना है कि किसी की मृत्यु कारित कर दे। कोई व्यक्ति ऐसे साहस है, ज्ञान या संभवता के कार्य से उसकी मृत्यु कारित करता है, तो ये माना जाएगा कि वो आपराधिक मानववध। परिभाषा बहुत सिंपल है, परंतु इस परिभाषा को जब हम विस्तृत करते हैं तो हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि वास्तव में यह आपराधिक मानववध किन परिस्थितियों में होगा, कैसे आपराधिक मानववध होगा और ये हत्या से किस प्रकार डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहले इलिस्ट्रेशन इसमें आएगा का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे, या वह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित हो, या यह विश्वास करते हुए कि वह सुदृढ़ सड़क है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है, काने आपराधिक मानववध किया है। देखिए अब यहाँ एक व्यक्ति ने रोड पर, बिल्कुल ऐसी प्लेन रोड है, गड्ढा खोदा, रोड बिल्कुल सेम कर दिया किसी व्यक्ति को जिसको वो मारना चाहता था, उसके दिमाग में ये इंटेंशन है कि ये आएगा और इस रोड पर से चलेगा, जैसे ही गड्ढे में गिरेगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जो एक्ट देख रहे हैं, उसका जो एक्ट की गंभीरता देख रहे हैं, वो एक्ट की गंभीरता एन एक्ट मतलब यहाँ गंभीरता तो है, परंतु जब वो गड्ढे में गिरा तो कहीं ना कहीं 1%, आधे %, 2% ये संभावना है कि वो ना भी मरे, बच भी सके, तो फिर भी वो मर गया, तो ये आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाए। आशय है, मृत्यु कारित हो रही, मृत्यु कर रहा है, फिर भी कार्य ऐसा है
कि कहीं ना कहीं कोई संभावना है कि वो बच भी सकता है, तो ये हो गई क्या, आपराधिक मानववध। और जहां कोई संभावना नहीं होगी, अभी हम देखो हत्या को भी साथ में लेके चल रहे हैं, अगर कोई संभावना नहीं होगी, बिल्कुल मृत्यु कारित होगा ही, तो फिर वो हत्या है। अब जैसे इसी उदाहरण को बदल दें कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ने, जैसे आप देखें कि पिक्चर में बताते हैं कि ऊपर से उन्होंने ऐसा किया, एक व्यक्ति नीचे गिर गया और नीचे शेर रहता है, खूंखार आदमखोर शेर रहता है, वो शेर उसको कोई गुंजाइश ही नहीं कि शेर उसे छोड़ देगा, क्योंकि शेर भी खुला है। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ने गड्ढा बनाया, रोड पर सब बिछा दिया और नीचे बहुत लंबे लंबे ऐसे सूल लगा दिए, ठीक है, या फिर नीचे बहुत जहरीले सांप रख दिए हैं, या नीचे उसने शेर रख दिया, या कोई ऐसे पॉइजनस चीज रखी जो खट उसको टच हो और वो मर जाए, और जैसे ही वो गिरा, अब ये कार्य कैसा आसन संकट है कि मृत्यु कर ही देगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आया, क्वांटम का, इन दोनों में कार्य की प्रकृति का डिफरेंस आया। तो अभी अपन इसी को देखें, तो अगर इस दृष्टांत में उसके आपराधिक मानववध माना गया, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तीनों दृष्टांत, इसलिए मैंने आपको याद रखने के लिए बना दिया गड्ढे वाला, झाड़ी वाला और मुर्गे वाला, ठीक है। तो गड्ढे वाले दृष्टांत में चूंकि आपराधिक मानववध पड़ रहा है, आपराधिक मानववध हुआ। सेकंड इलस्ट्रेशन ये कहता है, का यह जानता है कि या एक झाड़ी के पीछे है, खा यह नहीं जानता कि या की मृत्यु कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे या की मृत्यु कारित होना संभव है, खा को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है। खा गोली चलाता है और या को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि खा को किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु का ने आपराधिक मानववध किया है। अब देखिए यहां भी वही बात देखें कि एक व्यक्ति झाड़ी के पीछे छिपा है, ये मैं जानता हूं, आप मेरे साथ हो, आप नहीं जानते हो कि कोई व्यक्ति झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, परंतु मुझे मालूम है और मैंने कहा कि ये झाड़ी पर गोली चलाओ, आपने इनोसेंटली झाड़ी पर गोली चला दी। तो आपको तो चूंकि नहीं मालूम था, ना आपका कोई आशय था, ठीक है, तो आप तो बच सकते हो, आपने कोई अपराध नहीं किया, परंतु चूंकि मैं जानता था, और संभावना क्या है, अधिसंभाव था कि बंदूक की गोली जाएगी और अगर उसको लगेगी तो मरेगी। अब वो गोली किस पार्ट में लगेगी, कहां लगेगी, कैसे लगेगी, ये कहीं ना कहीं परिस्थितियां ये बता रही है कि वो व्यक्ति की श्योर डेथ अभी कंफर्म नहीं हो सकती है। इसलिए यहां संभाव्यता के आधार पर उस एक्ट का उतना गंभीर रूप तो है, परंतु उतना गंभीर भी नहीं है कि जितना किसी सामने से किसी व्यक्ति को शूट करे, ठीक है। तो यहां पर वो एक्ट जो बनाया, तो मैं आपराधिक मानववध का दोषी होऊंगा, आप दोष मुक्त हो जाओगे, ठीक है। अब तीसरा रजिस्ट्रेशन क्या कहता है, तो तीसरा रजिस्ट्रेशन ये कहता है कि का एक मुर्गे को, ये परीक्षा में बहुत आता है, कई बार मुर्गा और मुर्गे की जगह कबूतर या मुर्गी ऐसा कर देते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना होना चाहिए अपने को। का एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खा को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार देता है, किंतु यह नहीं जानता था कि खा वहां है। यहाँ यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। अब इसमें क्या हुआ कि वो गोली मुर्गे को चोरी करने गया, तो उसका आशय बेईमानी पूर्वक मुर्गे को ले लेने का था, परंतु कार्य तो इलीगल था। फिर भी वो जो इलीगल कार्य हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहरा सकते हैं, परंतु अगर झाड़ी के पीछे कोई बैठा है, कुछ है, तो उसको गोली लग गई और वो मर गया, तो यहां उसका ऐसा मारने का आशय उसका नहीं था, एक। दूसरा, वो संभाव्य नहीं था कि कोई व्यक्ति झाड़ी के पीछे होगा, उसे ज्ञान भी नहीं था कि झाड़ी के पीछे कोई होगा और मेरे एक्ट से उसकी ऐसी सारी क्षति कारित होगी जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो फिर यहां पर उसे आपराधिक मानववध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, भले ही वो मुर्गे के इलीगल एक्ट के लिए उसे जो भी है चोरी के प्रयत्न वगैरह के लिए उसे दोषी ठहराया जाए। तो ये पूरी कहानी हमको ये बता रही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, आशयपूर्वक करता है,
ज्ञान से करता है, संभाव्यता से करता है। तो उन कार्यों से अगर किसी की शारीरिक क्षति का परिणाम ऐसा हो जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए तो वह आपराधिक मानववध है। अब आपराधिक मानववध और हत्या, इन दोनों को समझने के लिए बार बार हमको हत्या और आपराधिक मानववध में जाना पड़ता है। तो पहले हम इसका ये बेसिक कंसेप्ट देख लें, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन और आंसर और सब चीज देखेंगे। अब देखिएगा ये बात, अब इसमें 3 दृष्टांत है, ठीक है, तीन इसके जो है स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, 3 स्पष्टीकरण है। तो देखिए ये 3 स्पष्टीकरण किस बात के दिए हैं, तो जो ऊपर परीक्षा में, जो ऊपर धारा 299 में लिखा है, मृत्यु कारित कर देता है, इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, मृत्यु कारित कर देता है शब्द लिखा है। तो मृत्यु कारित कर देता है का अर्थ होता है कि मृत्यु कारित कर देता का अर्थ क्या हुआ। ये इलस्ट्रेशन 3 जो बताए हैं आपको, ये आपराधिक मानववध क्या होगा। अब ये 3 जो स्पष्टीकरण बताए हैं उसमें एक शब्द का अर्थ होता है मृत्यु कारित कर देना। किसको कहते हैं मृत्यु कारित कर देना, किसको कहते हैं? तो देखिए अभी हम ये देखेंगे भी कि कौन सा स्पष्टीकरण कहाँ सेट होता है, परंतु पहले अपन उसका अर्थ समझें। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंग सैतन से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है, तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर उसकी मृत्यु कारित करता है, ये समझा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति की बीमार है, रोग लगा है उसको, कोई अंग सैथन लेता है, कोई उसको ऐसी अंग की कोई प्रॉब्लम की बीमारी प्रॉब्लम है जिसके कि अगर उसी अंग पर कोई ठोस मार दिया जाए, उसी अंग पर कोई प्रहार कर दिया जाए, तो वो जो चोट है उसके मृत्यु कारक बन जाएगी। लेकिन यदि वही चोट किसी सामान्य व्यक्ति को मारे तो शायद वो सहन कर लेगा। तो ऐसी चोट अगर कोई व्यक्ति किसी शारीरिक अंग शैथिल्य व्यक्ति को, ये जानते हुए कि उसको ऐसे पीड़ा है, उसको ऐसा कष्ट है और वही बार करेगा, उसी को चोट मारेगा, तो वो व्यक्ति जिसने ऐसी चोट मारी ये माना जाएगा उसने उसकी मृत्यु कारक किया है। जैसे समझ लीजिए कि कई व्यक्तियों को प्लीहा की बीमारी होती है, यहाँ से थोड़ा सा गुर्दा निकल जाता है, अंदर का भाग डैमेज हो जाता है, या जो कहते हैं अपन किडनी डैमेज हो जाती है, फूल जाती है। और अगर मारने वाले व्यक्ति को ये मालूम है कि इसकी ये किडनी डैमेज है और इस एक प्रहार से ये काम इसका भारी हो जाएगा, और वो प्रहार उसी पॉइंट पर मारता है और वो प्रहार के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहां ये कहा जाएगा कि जिसने प्रहार किया उसी ने उसकी मृत्यु कारित कर दी। त्वरित मानना चाहिए, तो ये कहा जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु कारित किया है। और जबकि अगर वही प्रहार किसी सामान्य व्यक्ति को मारेंगे तो उसे हो सकता है कुछ ना हो, या उसे हो सकता है कि वो सहन कर ले या साधारण उपति हो, परंतु चूंकि वो अंग शैथिल्य है, परंतु चूंकि वो रोगी है और फिर भी ये जानते हुए इसको मारा कि ये रोगी है, अंग शैथिल्य है, तो फिर इसको ये माना जाएगा कि मृत्यु कारित किया है मारने वाले ने। इसी प्रकार दूसरा देखें कि जहां की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है, मामला ऐसा है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित की गई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है, अब ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की, ये उसी के ऊपर फिट हो रहा है। जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है वह मृत्यु कारित की है, ये समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। ठीक है, इसके लिए हमारे को सबसे अच्छा उदाहरण है सलमान खान का। ठीक है, तो सलमान खान ने किसी व्यक्ति को ठोकर मारी और वो जो फुटपाथ पर सो रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो जहां तक गाड़ी चढ़ी और ठोकर मारी वहां तक वो एक्सीडेंट था, परंतु वो गाड़ी से उतरा, उसने देखा और उसने ये कहा कि अरे साले ये कहां मेरी गाड़ी में बैठेंगे, और वो गाड़ी लेकर चला गया। और उन लोगों की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, खून बह जाने के कारण, समय पर उपचार न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ ये माना जाएगा, ये धारण किया जाएगा कि जब तक एक्सीडेंट था, यानी तुमने ऐसी शारीरिक क्षति कारित किया था, तो वो शारीरिक क्षति का ही तुमको अपराध का दोषी माना जा सकता था, परंतु उसके बाद आपने उनको कौशलपूर्ण चिकित्सा और उपचार अगर प्रोवाइड करा दिया होता तो वो लोग बच जाते, परंतु आपने कौशलपूर्ण सुविधा या उपचार उनको नहीं प्रोवाइड कराया,
उनको ले जाते अस्पताल, भर्ती करवा देते, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो मर जाते तो एक्सीडेंट ही था, परंतु तुमने सिर्फ उनको उसी हालत में छोड़ दिया और उनको मरने दिया, तो फिर ये क्या हुआ? ये समझा जाएगा कि आपने जो क्षति कारित किया है, जो शारीरिक क्षति कारित किया, उसी के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई। इसका मतलब है कि आपके द्वारा दी गई शारीरिक क्षति से उनकी मृत्यु हुई, तब ये कहा जाएगा कि आपने उसकी मृत्यु कारित किया है। अब देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, और उस बुजुर्ग व्यक्ति के उपचार अगर उसके जो बच्चे हैं वो नहीं कराते हैं और बाद में उनकी उपचार के अभाव में डेथ हो जाती है, तो बाकी मोहल्ले वाले और गांव वाले उसको कहता है कि तुमने उसको जीते जी मार डाला, अगर तू उसका उपचार करा लेता तो वो बच जाता। तो यहाँ ये माना जाता कि आपने उसकी मृत्यु कारित किया है। ये उदाहरण सरलता की दृष्टि से मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में जाए कि मृत्यु कारित करना शब्द का अर्थ कितना व्यापक है, ठीक है। अब इसी के बाद एक और दृष्टांत दिया है, एक और स्पष्टीकरण दिया है। तो वो एक और स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर गर्भस्थ शिशु है और वो गर्भ के अंदर है और वहीं अगर उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए तो फिर इस धारा में हम उसे मृत्यु कारित करना नहीं कहेंगे जब तक कि शरीर का कोई अंग उसके बाहर ना आ गया। अगर माँ के गर्भ से शरीर का अंग कोई बाहर आ गया और फिर मृत्यु कारित किया है तो फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि मृत्यु कारित की है। और अगर शरीर के अंदर ही वो व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाए तो फिर इस धारा में वो अपराध नहीं होगा। इन धारा में मृत्यु कारित करना उसका अर्थ नहीं समझा जाएगा, बल्कि धारा 312 से 318 जो भारतीय दंड संहिता में प्रोविजन है, मिसकैरेज करना और गर्भपात करा देना और ये करा देना, है ना, तो वो वाले अपराध उसमें होंगे। उसके पीछे कारण है, देखिए, गर्भस्थ शिशु को एक हम दोनों संभावनाएं रहती 50-50 कि वो जीवित जन्म ले सकता है या जीवित जन्म ना भी ले सकता है। तो ये हम मान के चलता है कानून कि वो, लेकिन जैसे उसके शरीर का कोई अंग बाहर आ गया और उस बाहर के प्राकृतिकता को उसने स्वीकार कर लिया, ये माना जाएगा कि अब वो शरीर है, अब वो मानव शरीर है। और अब कोई उसकी मृत्यु कारित करता है या उसको कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे वो आधा शरीर बाहर हो आधा अंदर हो तो भी मर जाए, तो फिर यहाँ कहा जाएगा कि उस बच्चे की मृत्यु कारित की है। तो ये अब अगर इसको ऐसे परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये दो ऊपर वाले उदाहरण, ये जो स्पष्टीकरण है, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों उदाहरण हत्या के हैं। स्पष्टीकरण दोनों हत्या के लिए प्रयुक्त होते हैं और ये जो तीसरा वाला है गर्भस्थ शिशु वाला, यह आपराधिक मानववध के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसा भी माना जाता है। अब इसकी सजा देखें तो आपराधिक मानववध की सजा 304 में दी है। आपराधिक मानववध की सजा कहाँ दी है? 304 में। 304 में दो पैराग्राफ बनाए हैं। एक पैराग्राफ बनाया है पहला कि कोई व्यक्ति साहस किसी की मृत्यु कारित करेगा तो उसे आजीवन कारावास का होगा। तो आशय पूर्वक हमने लिख दिया है आशय आजीवन कारावास। और अगर दूसरा यह है कि उसका मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था परंतु उसे ज्ञान था या उससे मृत्यु कारित हुई है उसकी शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप, तो 10 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान रहता है। जैसे मामले की परिस्थितियों में एक आशय के साथ और एक आशय के बिना। तो अब अगर अपन आपराधिक मानववध अकेले को देखें तो आपराधिक मानववध अकेले के लिए क्वेश्चन देखें तो आपराधिक मानववध की परिभाषा 299, दंड 304 में। दंड कहाँ है, कितना है? तो अगर आशय के साथ तो आजीवन कारावास या आशय के बिना तो 10 वर्ष तक का कारावास, दोनों में और जुर्माना है। ये हो गया, ठीक है। अब परिभाषा की दृष्टि से देखें तो क्या परिस्थितियां है? कोई कार्य एन है। अब देखो एन है और जब यहां हम पढ़ेंगे 302 में तो द एक्ट पढ़ेंगे। धारा 300 में एक्ट के आगे द शब्द लिखा है, TH द, और यहां आपराधिक मानववध में एक्ट के आगे एन शब्द लिखा है। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है। ये काम है गंभीर, ये बहुत गंभीर हो गया। जब हम किसी शब्द के आगे द लगा जाए, द या दी शब्द लगाते हैं TH, तो उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। हम किसी भी ऐसी महान शख्सियत महान अथॉरिटी के सामने जब लगाते हैं तो द लगाते हैं, ठीक है, तो उसका ग्रेविटी बढ़ जाती है, उसकी गंभीरता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए द है और एन एक्ट लिखा।
ये भी कार हुई है, ये भी कार हुई है, ये कम गंभीर है और वो बहुत गंभीर है। कम गंभीर का मतलब ये मत समझिएगा कि अकेलोपति, कम गंभीर का मतलब मृत्यु कारक तो हो रही है, परंतु बीच में कोई ना कोई ऐसा थोड़ा सा संभावना है कि मृत्यु कारक से बचा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें आएगी, आशय, ज्ञान और संभाव्यता। कितनी चीज आएगी? 3, आशय, ज्ञान, संभाव्यता। किसके द्वारा? कोई कार्य से जिसका परिणाम मृत्यु कारक हो जाए तो आपराधिक मानववध है। ठीक है, इसमें 3 इलिस्ट्रेशन है। एक गड्ढे वाला, रोड पर झाड़ी बिछाकर गड्ढे में किसी को गिरा दिया, मर जाता, आपराधिक मानववध का दोषी है। इसमें झाड़ी वाला, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, वो दूसरा व्यक्ति गोली चला देता है, तो गोली चलाने वाले को कोई दोष नहीं है, परंतु जो उत्प्रेरित करता है उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया। ठीक है, तीसरा दृष्टांत मुर्गे वाला है कि मुर्गा चुराने के आशय से गोली चलाता है, झाड़ी के पीछे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो यहाँ वो आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। लेकिन ये परीक्षा में बहुत आता है ये मुर्गे वाला, इसको कई बार मुर्गी कर देते हैं, कबूतर कर देते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कितने स्पष्टीकरण है, कौन सी धारा में है, तो इसमें 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण, अंग सहथेले के कारण या रोग के कारण किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाई जाए, कोई शारीरिक क्षति कारित की जाए और वो त्वरित उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो ऐसा माना जाएगा कि चोट पहुंचाने वाले ने ही उसे मृत्यु कारित किया है। ठीक है, फिर दूसरा वाला है कौशलपूर्ण उपचार से उसको बचाया जा सकता था, परंतु नहीं बचा पाया या नहीं बचाया, जानबूझकर उसको छोड़ दिया और उसकी मृत्यु कारित हो गई उन शारीरिक क्षतियों के कारण जो उस व्यक्ति ने कारित की। तो यहां माना जाएगा कि जिसने शारीरिक क्षति कारित किया उसी ने उनकी मृत्यु कारित किया। और एक गर्भस्थ शिशु का जो मैं पहले बता चुका हूं, तो ये इतना इसमें महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो अभी ये इतना, फिर हम हत्या देखते हैं। आपराधिक मानववध इस प्रकार परिभाषित हुआ। अब हम देखते हैं कि आपराधिक मानववध के कुछ अपने उदाहरण और कुछ जो न्याय दृष्टांत है, तो इसमें 3 केस लिख दो आप। एक अब्राहिम शेख का मामला, अब्राहिम शेख का मामला, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि जिस व्यक्ति ने एक्ट किया, तो कोर्ट ने यह धारण किया कि आपने विचारपूर्वक एक्ट किया, दुर्घटना या लापरवाही नहीं थी, इसलिए आप आपराधिक मानववध के दोषी होंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा प्रसिद्ध केस है पालानी का मामला। ठीक है, पालानी का मामला देखिए, पालानी के मामले में क्या हुआ कि एक हस्बैंड रहता है, ठीक है, और उसकी वाइफ क्या करती है कि उससे जो भी थोड़ा बातचीत करती है, तो बातचीत थोड़ी जरा गरम हो जाती है, तो वो क्या करती है कि गरम बातचीत हो जाती है, तो क्या होता है कि वो एक ऐसा मार देता है उसकी वाइफ को। अब मार देता है उसकी वाइफ को, तो वो बेहोश हो जाती है, परंतु वो व्यक्ति ये सोचता, पति, कि ये मर गई है और उसको ये डर लगता है कि अब दुनिया मुझे कहेगी कि मैंने इसको मार डाला, तो वो क्या करता है, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देता है। और जब उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देता है और वो पकड़ा जाता है, सबको बताता है, मैंने आत्महत्या कर ली। और जब वो मेडिकल रिपोर्ट आती तो उसकी गला रुंधने से उसकी मृत्यु होना आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है, यह धारण किया गया कि यह आपराधिक मानववध है, पालानी का मामला। हालांकि जब हम धारा 71 के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो इसको सजा आपराधिक मानववध की ना देकर घोरपति की दी है, क्योंकि यह देखा गया कि उसका प्रहार, उसको जितना प्रहार उसने किया था वो उसके मृत्यु के तुल्य नहीं था, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी घोरपति। तो सजा उसे घोरपति की दी गई थी, परंतु कंसेप्ट काहे का आया, आपराधिक मानववध का आया। तो ये ध्यान रख लेना। एक और मामला लिख लीजिए, जलालुद्दीन का मामला। ठीक है, जलालुद्दीन का मामला। ये सब एम्परर वाले हैं, क्योंकि ये सब 1800 के पहले, 1900 के पहले के हैं। तो जलालुद्दीन के मामले में क्या हुआ कि हमने वो भी लिखे थे पहले, यहां देखिए, केस भी ऐसा लिख लीजिए आप, इब्राहिम का मामला, ठीक है, शेख। फिर दूसरा कौन सा बताया, पालानी का,
और तीसरा बताया है जलालुद्दीन का। ठीक है, जलालुद्दीन। एक और है इसमें चतुरनाथ का। ठीक, तो ये जलालुद्दीन के मामले में क्या हुआ था कि एक लड़की को भूत प्रेत लगने की शिकायत थी, मतलब ऐसा माना कि अरे इसको भूत प्रेत लग गए, तो उसको झड़वाने ले गई जलालुद्दीन के पास। तो जलालुद्दीन ने वो जो मोर की पंख से और वो जो लभान का ऐसा ऐसा करते हैं ना, ऐसा ऐसा, तो उन्होंने मोर की पंख से वो लभान का धुआं उसको ऐसा ऐसा किया, तो वो धुआं उसकी नाक में गया और वो इतना गया कि वो सांस नहीं ले पाई और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ ये धारण किया कि आपका कार्य की संभावना आपको पता थी कि इससे क्या हो सकता है, इसलिए आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। ठीक है, तो ये 4 केस लिख दिए। चतुरनाथ वाला केस भी आप लिख लीजिए। ठीक है, आर बनाम चतुरनाथ। इसमें क्या हुआ था आर बनाम चतुरनाथ वाले केस में कि एक व्यक्ति किसी को मार रहा था, उसके साथ झगड़ा हुआ था और उसकी पत्नी आ गई, तो पत्नी के गोदी में बच्चा था, तो उसने जो मारा तो वो बच्चा जो है, बच्चे को वो ठोस लगी और बच्चा मर गया। तो यहाँ भी कंसेप्ट आपराधिक मानववध का माना गया, लेकिन सजा कोई दी गई जैसे पालनी के मामले में दी गई थी। ठीक है, तो ये